हमने अध्याय 1 के पहले भाग में मनोविज्ञान क्या है, मनोविज्ञान का विकास किस प्रकार से हुआ, उस पर हमने विस्तार से चर्चा की। अब हम दूसरे भाग पर आते हैं, जिसके अंदर हम अध्ययन करेंगे मनोविज्ञान की शाखाएं क्या हैं, मनोविज्ञान का दूसरे जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं, विषय हैं, उनसे क्या संबंध है। आजकल मनोवैज्ञानिक कौन कौन से मानव क्षेत्र हैं जिसके अंदर मनोवैज्ञानिक कार्यरत हैं, और मनोविज्ञान का हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है, ये हम अध्ययन इस भाग में करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं मनोविज्ञान की शाखाएं। सबसे पहला है इसके अंदर संज्ञानात्मक मनोविज्ञान, जिसको हम कहते हैं कॉग्निटिव साइकोलॉजी, यानी जिसके अंदर हमारी मानसिक प्रक्रियाएं आती हैं कि हम किसी भी ज्ञान को किस प्रकार अर्जित करते हैं, उसका संग्रह करते हैं, स्टोर करके रखते हैं, समय आने पर हम उसका प्रयोग में लाते हैं, उसकी मैनिपुलेशन करते हैं, प्रहसन करते हैं, और किस प्रकार से हम आवश्यकता अनुसार सूचनाओं का रूपांतरण करते हैं। तो ये सब हमारे संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के अंदर आता है। और जो विभिन्न संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं जो हम इस में पढ़ेंगे वो है अवधान, प्रत्यक्षण, स्मृति, तर्कना, समस्या समाधान। उसके बाद डिसीज़न टेकिंग, यानी निर्णय, हम किस प्रकार से हम डिसीज़न लेते हैं या भाषा का विकास किस प्रकार होता है, ये सभी हम ये टॉपिक्स भी हम इसमें अपने सब्जेक्ट में पढ़ेंगे। उसके बाद दूसरा आता है जैविक मनोविज्ञान, बायोलॉजिकल साइकोलॉजी। आप एक बात देखेंगे कि जैसे जैसे मनुष्य का विकास होता जाता है, यानी गर्भधारण से लेकर वृद्धावस्था तक कितने ही परिवर्तन जीवन में आते हैं, भौतिक परिवर्तन आते हैं, सामाजिक परिवर्तन आते हैं, मनोवैज्ञानिक परिवर्तन आते हैं। उन परिवर्तनों का अध्ययन हम मनोविज्ञान के अंदर करते हैं। जैसे जैसे ये परिवर्तन हमारे में आयु के अनुसार आते जाते हैं, वो किस प्रकार से हमारे व्यवहार को भी प्रभावित करते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास तंत्रिका मनोविज्ञान, जिसको न्यूरो साइकोलॉजी कहते हैं। देखिए, जब भी हमारा कोई व्यवहार होता है तो हमारी सेंसेस क्रियाएं करती हैं। कहने का मतलब हमारा तंत्रिका तंत्र जो है वो सक्रिय होता है, तभी हम कोई ना कोई प्रक्रिया कर सकते हैं। तो इसलिए हमें न्यूरो साइकोलॉजी का भी हमें अध्ययन करना पड़ता है कि हमारा नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र किस प्रकार हमारे व्यवहार को निर्धारित करता है। उसके बाद आता है हमारे पास विकासात्मक मनोविज्ञान, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। एक बच्चे का विकास किस प्रकार होता है, जैसे बच्चा जन्म लेता है और उससे लेकर वृद्धावस्था तक उसके अंदर कौन कौन सी स्टेजेस हैं, बाल्यावस्था में क्या परिवर्तन आते हैं, शैशव काल में क्या परिवर्तन आते हैं, जब वो एडल्टहुड में आता है तो क्या परिवर्तन आते हैं, ये सारा का सारा हम, और उन अवस्थाओं का हमारे व्यवहार पर, मनुष्य के व्यवहार पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये सभी हम डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में स्टडी करते हैं। सामाजिक मनोविज्ञान अगली ब्रांच है। सोशल साइकोलॉजी में हम हमेशा सामाजिक वातावरण का मानव पर क्या प्रभाव पड़ता है और मानव का सामाजिक वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए ये एक जो मानव का सामाजिक वातावरण के साथ जो संबंध है, किस प्रकार मानव अपने सामाजिक वातावरण को बदलता है, ये सारा अध्ययन करने के लिए भी हमारे पास ये ब्रांच है जिसको हम सोशल साइकोलॉजी या सामाजिक मनोविज्ञान कहते हैं। उसके बाद है अंतः सांस्कृतिक एवं सांस्कृतिक मनोविज्ञान। अंतः सांस्कृतिक यानी आपको पता है कि हर स्थान का जो कल्चर है, जो वहाँ की संस्कृति है, वो भिन्न होती है। क्या होता है जब एक कल्चर के लोग
एक संस्कृति के लोग दूसरी संस्कृति के लोगों से मिलते हैं, उनके व्यवहार में क्या परिवर्तन आता है, और एक जो पर्टिकुलर हमारा कल्चर है, हमारी संस्कृति है किसी भी मनुष्य की, वो अपनी संस्कृति उसके व्यवहार को कैसे प्रभावित करती है, इस बात का जो हम अध्ययन करते हैं हम इस क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी के अंदर करते हैं। उसके बाद हम पर्यावरणीय मनोविज्ञान, एनवायरमेंटल साइकोलॉजी, आप देखेंगे किसी भी वातावरण के कुछ भौतिक कारक होते हैं, जैसे वहाँ का तापमान क्या है, वहाँ पर वर्षा कितनी होती है, वहाँ पर वायु में नमी कितनी है जिसको हम आर्द्रता कहते हैं, ह्यूमिडिटी कहते हैं, वहाँ का प्रदूषण लेवल क्या है और प्राकृतिक आपदा क्या है। आप एक बहुत छोटी सी बात से आप समझ सकते हैं कि जैसे इंडिया प्रैक्टिकली एक ट्रॉपिकल कंट्री है, यहाँ ठंड बहुत कम होती है। जिस समय प्रदूषण लेवल बढ़ता है तो मनुष्य के व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। जिस प्रकार से मान लीजिए कि हमारे पास ग्रीष्म ऋतु है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, तापमान अधिक होता है, उस टाइम पर भी मनुष्य के व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि वातावरण के अवयव मानव व्यवहार को कैसे प्रभावित करते हैं, वो अध्ययन हम पर्यावरणीय मनोविज्ञान में करते हैं। ये कहा जाता है कि एक स्वस्थ मन ही स्वस्थ शरीर के अंदर निवास करता है। इसका मतलब क्या है कि हम अपने आप को मनोविज्ञान का उपयोग करके हम अपने आप को स्वस्थ कैसे रख सकते हैं, या अगर मनोवैज्ञानिक रोग हो जाते हैं तो उन रोगों का विकास कैसे होता है, किस प्रकार से हम उनसे बच सकते हैं, या उनका निदान कैसे किया जा सकता है, उनका ट्रीटमेंट कैसे किया जा सकता है। उसके बाद अगला आता है हमारे पास नैदानिक एवं उपबोधन मनोविज्ञान, बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्लिनिकल एंड काउंसलिंग साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी के अंदर हम हमेशा रोगों के लक्षण, किस प्रकार वो उत्पन्न होते हैं, किस प्रकार से उसका नियंत्रण किया जा सकता है, और सबसे बड़ी बात है कि हम उनके लिए काउंसलिंग करते हैं। आपने देखा होगा अपने विद्यालय के अंदर भी एक काउंसलर होता है। वो काउंसलर का काम क्या है? काउंसलर केवल बच्चों से उनकी समस्याओं का समाधान के लिए उनको गाइड करते हैं, काउंसलिंग करते हैं। जैसे सपोज़ करो कि एग्ज़ामिनेशन आ जाता है, बहुत से बच्चे बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं, और जब ये बच्चे नर्वस हो जाते हैं तो उस टाइम पर उनको काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है, गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए जो मनोवैज्ञानिक हैं, जैसे जो काउंसलर्स हैं, वो व्यक्तियों की समस्याओं के समाधान निकालने का तरीका ढूंढते हैं। इसके साथ एक और होता है, एक होता है साइकोथेरेपिस्ट, एक होता है साइकियाट्रिस्ट। इन दोनों में केवल एक अंतर होता है कि जो साइकोथेरेपिस्ट है उसको ट्रेनिंग दी जाती है कि वो मानव की समस्याओं को किस प्रकार समझे और उसके लिए वो कौन से उनको रास्ते या कौन से उनको ढंग अपनाएं ताकि वो अपनी समस्या से बाहर आ सकें। लेकिन जो साइकियाट्रिस्ट होता है वो डॉक्टर होता है, जिसने डॉक्टरी की अध्ययन किया हुआ होता है, और वो मेडिसिन प्रेस्क्राइब कर सकता है। साइकोथेरेपिस्ट मेडिसिन प्रेस्क्राइब नहीं कर सकता, दवाइयाँ नहीं बता सकता, लेकिन साइकियाट्रिस्ट बता सकता है। उसके बाद अगला आता है हमारे पास औद्योगिक संगठनात्मक मनोविज्ञान, इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी। अब सवाल है कि जो ऑर्गेनाइजेशन, आपको पता है, सपोज करो कि एक इंडस्ट्री है जिसका हम इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी के अभी नाम दिया जाता है, उसके अंदर हम किस प्रकार से वहाँ पर कार्यरत लोगों से अधिक काम ले सकते हैं, कौन कौन सी हम परिस्थितियाँ पैदा करें ताकि वो कार्यरत व्यक्ति मनोवैज्ञानिक तौर पर संतुष्ट रहें और अधिक से अधिक कार्य कर सकें। इस प्रकार की जो चीज़ें हैं, इवन आजकल तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि जो कार्यरत लोग इंडस्ट्रीज़ में हैं, कार्य उन पे ऊपर मनोवैज्ञानिक दबाव पैदा करता है, उसको किस प्रकार से कम किया जाए।
इस प्रकार की जो है ये हम इस साइकोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास शैक्षिक मनोविज्ञान, एजुकेशनल साइकोलॉजी। जैसा कि नाम बताता है शैक्षिक मनोविज्ञान, इसका मतलब है कि ये आपकी शिक्षा से संबंधित है, यानी शिक्षा के लिए कैसा एक मनोवैज्ञानिक वातावरण पैदा किया जाए ताकि बच्चों के अंदर अधिगम प्रक्रिया, सीखने की प्रक्रिया अधिकतम हो और उनका ज्ञान अधिकतम बढ़ सके। ये चीज़ हम शैक्षिक मनोविज्ञान के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास विद्यालय मनोविज्ञान, वेरी इम्पॉर्टेंट। विद्यालय मनोविज्ञान क्या कहता है? कहता है कि विद्यालय का वातावरण कैसा बनाया जाए ताकि विद्यार्थी अधिकतम ज्ञान अर्जित कर सके। यहाँ छोटा सा एक एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं कि जैसे मान लीजिए हमारा क्लासरूम है, उसके अंदर प्रकाश की व्यवस्था कैसे की जाए ताकि किसी भी विद्यार्थी को प्रकाश की वजह से उसकी आँखों पर कोई भी तनाव ना हो, स्ट्रेस ना हो। उसके बाद आता है हमारे पास किस प्रकार का सिलेबस किस क्लास के लिए पढ़ाया जाए, उसके कंटेंट्स क्या हों, उसकी विषय सामग्री क्या हो, ये भी हम विद्यालय मनोविज्ञान के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास क्रीड़ा मनोविज्ञान, वेरी इम्पॉर्टेंट। स्पोर्ट्स पर्सन्स का हम मनोबल कैसे बनाया रखें, उनको किस प्रकार से अभिप्रेरणा दी जाए, कैसे उनको मोटिवेट किया जाए, ये सब का सब हम अध्ययन क्रीड़ा मनोविज्ञान के अंतर्गत करते हैं। इसके बाद हमारे पास है मनोविज्ञान एवं अन्य विद्या शाखाएं। इसका मीनिंग समझिएगा, मनोविज्ञान एक इतना विस्तृत विज्ञान है जिसको हम एक वाटर टाइट कंपार्टमेंट में नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि इसका संबंध मानव व्यवहार से है और मानव व्यवहार केवल एक कारक पर निर्भर नहीं करता। तो इसलिए इसको हम कहते हैं अंतर विषयक उपागम। तो क्या हुआ कि मनोविज्ञान का संबंध दूसरे विज्ञानों से, दूसरे जो हमारे विषय हैं उनके साथ इनका संबंध हुआ। तो अब आप देखेंगे कि मस्तिष्क एवं व्यवहार का अध्ययन करने के लिए हम क्या क्या अध्ययन करते हैं। न्यूरोलॉजी, तंत्रिका विज्ञान, जैसा मैंने आपको बताया था पहले कॉग्निटिव साइकोलॉजी के अंदर कि हमें वहाँ पर ब्रेन, मस्तिष्क या हमारी जो मेरु रज्जु है जिसको हम स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, इसका अध्ययन किया जाता है। उसी से मानसिक प्रक्रियाएं उत्पन्न होती हैं। हमारे शरीर के अंदर विभिन्न क्रियाएं किस प्रकार होती हैं जिसको हम शारीरिक क्रिया विज्ञान कहते हैं, या इसको हम फिजियोलॉजी कैसे होती है, यानी हमारे शरीर के अंदर अलग अलग क्रियाएं कैसी होती हैं। जिस प्रकार से आपने देखा है कि जब कोई भी व्यक्ति एक नई सिचुएशन के अंदर जाता है तो वो कई बार उसके हाथ कांपने लग जाते हैं, ऐसा क्यों होता है, वो हम स्टडी करते हैं शरीर क्रिया विज्ञान से। उसके बाद जीव विज्ञान, बायोलॉजी, जैसा मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जो हमारा वातावरण है ये दो भागों का है। एक है अजैविक भाग जिसके अंदर मैंने ताप, कर्म, आर्द्रता वो मैंने आपको बताया था, और दूसरा है वहाँ पर रहने वाले जीव जंतु जिसको हम कहते हैं जैविक। तो एक स्थान पर रहने वाले जो अजैव घटक और जैविक घटक ये दोनों ही मानव व्यवहार को प्रभावित करते हैं, तो वो हम स्टडी करते हैं जीव विज्ञान या बायोलॉजी के अंतर्गत। आयुर्विज्ञान यानी मेडिसिन, आप स्वयं समझ सकते हैं कि मेडिसिन की क्या इम्पोर्टेंस है। जैसा मैं आपको ऑलरेडी क्लिनिकल साइकोलॉजी के अंदर भी, नैदानिक मनोविज्ञान के अंदर बता चुका हूँ कि हम किस प्रकार से मेडिसिन का प्रभाव हमारे ऊपर कैसे पड़ता है और किस तरीके से हम एक मनोवैज्ञानिक रोग से निवृत्त हो सकते हैं। कंप्यूटर विज्ञान, आपको पता है कि कंप्यूटर एक आधुनिक युग की बहुत ज़बरदस्त देन है जिसके अंदर हम मनोवैज्ञानिक व्यवहार करते समय हमारे शरीर के अंदर क्या क्या परिवर्तन होते हैं
जैसे एग्जाम्पल से समझिए कि जब हम एक पर्टिकुलर व्यवहार करते हैं, विशेष व्यवहार करते हैं, तो हमारे मस्तिष्क के अंदर कौन सी क्रियाएं होती हैं, उन क्रियाओं को हम नियंत्रित कर सकते हैं, उनको हम जान सकते हैं किसके द्वारा, जैसे ईईजी किया जाता है। तो इस तरीके से कंप्यूटर एक विज्ञान बहुत ही हमारे लिए लाभदायक है मनोविज्ञान पढ़ने के लिए। आगे आता है हमारे पास सामाजिक सांस्कृतिक के संदर्भ में मानव व्यवहार को समझने के लिए मीनिंग, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हमारी संस्कृति जैसे जैसे विकास करती है वैसे वैसे हमारे व्यवहार में कैसे परिवर्तन आता है। हमारा जो सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण बदलता है तो उसमें हमारे व्यवहार में क्या परिवर्तन आता है, ये हम स्टडी इस तरीके से करते हैं। उसके बाद मानव विज्ञान, एंथ्रोपोलॉजी, विकास किस प्रकार हुआ, क्या क्या परिवर्तन हुए। उसके बाद समाजशास्त्र, सोशियोलॉजी, क्योंकि सोशियोलॉजी के अंदर एक व्यक्ति समाज के अंदर के वो कौन से सिद्धांत हैं जो सामाजिक नियमों को मानता है, तो वो भी हमें किस प्रकार से हमारे व्यवहार को प्रभावित करते हैं। उसके बाद सोशल वर्क, ये भी एक मनोविज्ञान का ही कारण होता है। क्या कारण है कि कुछ लोग सोशल वर्क में बहुत इंटरेस्टेड होते हैं, बहुत रुचि लेते हैं, दूसरे लोग नहीं लेते हैं। राजनैतिक विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस, कि जब आदमी कोई भी एक पॉलिटिकल कैरियर में जाता है, राजनीतिक जीवन के अंदर जाता है, तो वो किस प्रकार से लोगों के साथ व्यवहार करे ताकि उसकी एक राजनीतिक छवि बन सके। तो इसलिए उस छवि को बनाए रखने के लिए भी मनोविज्ञान के सिद्धांत काम आते हैं। उसके बाद अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स। आप सोच सकते हैं, यानी मेरा यहाँ कहने का मतलब है कि हमारी अर्थव्यवस्था, हमारा इकोनॉमिक स्टेटस किस प्रकार से हमारे व्यवहार को प्रभावित करता है। यहाँ मैं एक मिनट के लिए एक छोटा सा एग्जांपल आपको देना चाहूँगा। मान लीजिए कि एक बहुत अच्छी न्यू ब्रांड किस्म की साइकिल है, एक बच्चे के पास है, कोई गरीब बच्चा उसके पास आता है और वो उसको देखता भी है, हाथ भी लगाता है एंड ऑल दैट। एक बच्चे का व्यवहार होता है कि वो उसको धमका देता है, एक बच्चे का व्यवहार होता है कि नहीं नहीं आप आराम से देख लीजिएगा, ये इस तरीके से है, वो उसको साइकिल के पार्ट्स भी समझाता है तो वही साइकिल, लेकिन दो व्यक्तियों का व्यवहार डिफरेंट है। ये क्या है, इकोनॉमिक स्टेटस डिफरेंट है। वो बच्चा गरीब है, उसको साइकिल नहीं ले सकता, लेकिन दूसरे बच्चे जो साइकिल ले सकते हैं उनके व्यवहार में अंतर है। तो इस तरीके से जो इकोनॉमिक पार्ट है वो भी हमारे व्यवहार को प्रभावित करता है। उसके बाद आता है मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों की सहायता से जीवन की समस्याओं का दक्षतापूर्वक सामना करने की कला तथा प्रशिक्षण प्रदान करना, कि जीवन के अंदर जो हमारी समस्याएं आती हैं हम उनको किस प्रकार से एफिशिएंटली, दक्षतापूर्वक हम उनको हैंडल कर सकते हैं। उसके बाद मानव सेवा क्षेत्र है ये, कि मानव की समस्याओं का समाधान किस प्रकार करें। यहाँ पर जो मनोवैज्ञानिक है इस क्षेत्र में बहुत अधिक कार्यरत हैं कि मनुष्य को समस्या रहित कैसे बनाया जाए। नैदानिक मनोवैज्ञानिक, ये क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, जो रोगों के लक्षणों की पहचान करते हैं और उनका उपचार करते हैं, ये क्लिनिकल साइकोलॉजी के अंदर आता है। जैसा मैंने आपको साइकोथेरेपिस्ट और साइकियाट्रिस्ट के बारे में मैंने आपको बताया था। उसके बाद आता है हमारे पास काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हैं। जैसा हमने जब ब्रांचेज ऑफ साइकोलॉजी पढ़ा था तो उसके अंदर ये पढ़ा था हमने कि ये वो साइकोलॉजिस्ट हैं जो किसी भी व्यक्ति को समस्या से निवारण करने के लिए वे उनकी गाइड करते हैं, काउंसलिंग करते हैं। किस प्रकार से करते हैं, जैसा मैंने आपको बच्चों की, मान लीजिए एक एग्ज़ाम के टाइम में कोई प्रॉब्लम आती है तो ये लोग उनकी हेल्प करते हैं। जैसे मान लीजिए वो इंडिविजुअल किसी औद्योगिक संस्था में काम करता है, कार्य की वजह से उसको डिप्रेशन है, तो उसको किस प्रकार से ये जो काउंसलिंग करके उनको गाइडेंस देकर उस समस्या से बाहर निकाला जा सकता है। उसके बाद आता है हमारे पास सामुदायिक मनोविज्ञान, कम्युनिटी
साइकोलॉजिस्ट। ये लोग वो हैं जो हमारे समुदाय के अंदर, समाज के अंदर कार्यरत रहते हैं और विभिन्न चीज़ों की, आप एक बात ये समझिएगा कि जिस तरीके से मान लीजिए परिवार नियोजन है, उसकी को किस प्रकार से लोगों के मानसिक, उनकी सोच के अंदर कैसे परिवर्तन लाया जाए ताकि वो किसी भी प्रोग्राम को एक्सेप्ट कर सकें, उसको अपना सकें। विद्यालय मनोवैज्ञानिक वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। स्कूल साइकोलॉजिस्ट बहुत ज़बरदस्त इनका रोल है कि किस प्रकार से विद्यार्थियों के अंदर मनोवैज्ञानिक दबाव को कम किया जाए, किस प्रकार से उनको, जैसे आपने देखा है कि कई बार जो लाइनें जो है वो CBSE बनाता है और हर विद्यार्थी जो है वहाँ पर टेलीफोन करके वहाँ साइकोलॉजिस्ट बैठते हैं, उनसे वो अपनी समस्या डिस्कस कर सकते हैं। इस प्रकार का जो रोल है ये हमारे पास विद्यालय मनोवैज्ञानिक करते हैं। संगठनात्मक मनोवैज्ञानिक ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट, ये और जो ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट हैं, मैनेजमेंट कैसे की जाए। मान लीजिए कि इंडस्ट्री है, एक उद्योग है, उसके अंदर किस प्रकार से जो मैनेजर्स हैं और एम्प्लॉय जो कार्यरत लोग हैं उनके बीच में मधुर संबंध कैसे पैदा किया जाए, किस प्रकार से उसकी ग्रोथ की जाए, इस प्रकार का जो कार्य है ये साइकोलॉजिस्ट करते हैं। आप यहाँ से समझ सकते हैं कि कितनी साइकोलॉजिस्ट की इम्पोर्टेंस है कि जिस समय मैनेजरियल लेवल के लोगों की अपॉइंटमेंट की जाती है, उनको कार्यरत किया जाता है, तो किसी न किसी मनोवैज्ञानिक की सहायता ली जाती है। उसके बाद है मनोविज्ञान का हमारे दैनिक जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। साइकोलॉजी इन एवरीडे लाइफ, हम समस्याओं का समाधान करते हैं। आपने देखा है कि कितनी बार जो दूरदर्शन पर, टीवी पर मनोवैज्ञानिक अपनी सलाह देते हैं, अपने सुझाव देते हैं, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, वयस्कों के लिए, किस प्रकार से, यानी क्या एक कारण हो सकता है। जैसे सपोज करो कि एक इंडिविजुअल है, वो इंडिविजुअल डिप्रेशन का पेशेंट है और उसके कारण वो सुसाइड कर लेता है, तो उसकी मनोविज्ञान कैसी होती है, उससे लोगों को बताते हैं कि इस तरीके की क्रियाएं होती हैं और टीवी पर बताया जाता है ताकि लोग उस रोग से निवारित हो सके। सामाजिक समस्याओं का विश्लेषण, बहुत से परिवर्तन सामाजिक समस्याएं हैं, जैसे हमारे पास समाज का विकास है, जनसंख्या विस्फोट है, गरीबी है। इस तरीके से हम ये देखते हैं कि एक समूह और दूसरा समूह, यानी व्यक्तिक और अंतर समूह में इंडिविजुअल किस प्रकार का व्यवहार करता है, इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल। वायलेंस क्यों होता है, किस कारण से होता है, इस प्रकार से हम पर्यावरणीय गिरावट, हम हमेशा बात करते हैं ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, पर्यावरण जो है वो कम होता जा रहा है, और जब पर्यावरण खराब होता चला जा रहा है तो इसका हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, ताकि हम अपने पर्यावरण को बचाव करके रखें, उसको हम स्टैंडर्डाइज्ड रखें। तो इस तरीके से जो मनोवैज्ञानिक है, कोई मानव जीवन का कोई भी एक पहलू ऐसा नहीं है जिसके अंदर मनोवैज्ञानिक व्यक्तियों की सहायता नहीं करते। तो अब जैसे विद्यालय है, चिकित्सालय हैं, हॉस्पिटल्स के अंदर भी साइकेट्रिस्ट होते हैं, उद्योग है, इवन कारागार, कि लोग क्राइम क्यों करते हैं, उनके मनोविज्ञान को अध्ययन करने के लिए, उनके माइंड में ऐसा क्या चलता है, उनके मस्तिष्क में क्या चलता है कि जिससे वो क्राइम करते हैं, उसको समझने के लिए। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, इवन आर्मी के अंदर सैन्य मनोविज्ञान, अलग अलग प्रतिष्ठान, प्राइवेट प्रैक्टिस के अंदर परामर्शदाता, यानी कि कोई भी इंडिविजुअल उनके पास जाता है। मनोविज्ञान ने मानव के किसी भी पहलू को नहीं छोड़ा है जिसमें वो मानव की समस्याओं का समाधान करने में नियंत्रित प्रयास न कर रहे हो। एक सिस्टेमेटिक ढंग से इसको एक्सप्लेन किया गया। मुझे आशा है कि आप इससे ज़रूर लाभान्वित होंगे और उम्मीद करता हूं कि आप इससे और अधिक पुस्तक से पढ़ सकते हैं। इसके बाद मैं आपको एक सलाह देता हूं, आप अपनी लाइफ के अंदर मनोविज्ञान के सिद्धांतों को कैसे लगा सकते हैं।
अगर आप मनोविज्ञान के सिद्धांतों को सकारात्मक ढंग से करके अपनी अधिगम एवं स्मृति, अधिगम का मतलब लर्निंग एवं स्मृति मेमोरी में बहुत अधिक मात्रा तक आप सुधार ला सकते हैं, इसको बढ़ा सकते हैं। अपने इस विज्ञान के अंदर आप अपनी रुचि पैदा करके अपने व्यवहार को भी बहुत अधिक तक बदल सकते हैं और अपने आप को एक सफल व्यक्ति बना सकते हैं। इन शब्दों के साथ थैंक यू।